धान की फसल में सीड ब्लाइट फंगस एक ऐसा रोग है जिसे समय रहते यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह पूरी फसल बर्बाद कर देता है। सीड ब्लाइट दुनिया भर में चावल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बीमारियों में से एक है। सीड ब्लाइट एक मृदा जनित रोग है जो राइजोक्टोनिया सोलानी AGI कवक के कारण होता है। यह कवक फाइलम बेसिडोमाइकोटा परिवार सेराटोबिसिडिएसी से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार। आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। कृषि से संबंधित जानकारी इस चैनल पर आप देखने को मिलेगी। वीडियो में सीड ब्लाइट बीमारी के लगने के कारण से लेकर उसके नियंत्रण की जानकारी दी जाएगी, तो धैर्य के साथ आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सीड ब्लाइट को पहली बार 1910 में जापान में रिपोर्ट किया गया था। तब से यह दुनिया भर में लगभग सभी चावल उत्पादक क्षेत्रों में रिपोर्ट किया गया है। सीड ब्लाइट के शुरुआती लक्षण आमतौर पर पानी की रेखा के ऊपर या फिर ठीक उसके ऊपर फसल की पत्ती के आवरण पर गोलाकार, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार रूप में पानी से लथपथ धब्बों के रूप में विकसित होते हैं, जो कि हरे भूरे रंग के होते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। यह बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है धब्बे बड़े हो जाते हैं और एक साथ मिलकर भूरे सफ़ेद केंद्रों के साथ बड़े धब्बों का निर्माण करते हैं। यह धब्बे क्षतिग्रस्त पौधों के ऊपर के ऊतकों जैसे पत्तियां और पुष्पगुच्छों में पानी और पोषक तत्वों के सामान्य प्रवाह में बाधा डालते हैं, जिससे पानी पोषक तत्व पौधे के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंच पाता है। यह फफूंद शुरुआती शीत संक्रमण से तने में फैल सकता है और संक्रमित तने को कमजोर कर सकता है, जिससे धान के पौधे गिर सकते हैं। इस प्रकार इसमें भारी नुकसान हो सकता है। यह रोग कुछ इस प्रकार पत्तों पर भी दिखाई देता है। सूक्ष्म यानी कि छोटे धब्बे और मटर के आकार के स्क्लेरोसिया रोगाणु संक्रमण के दो संकेत हैं। कवक के सफेद वेब जैसे धब्बे अनुकूल परिस्थितियों में म्यान और पत्तियों पर उगते हैं और रोग को पत्ती से पत्ती तक फैलाने का काम करते हैं, जिससे आसपास के पौधे भी संक्रमित हो जाते हैं। स्क्लेरोटिया बनने के समय सफेद होते हैं और फिर भूरे या गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। यह रोग प्रजनन के माध्यम से बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार सीड ब्लाइट रोग के फैलने का कारण और उसकी पहचान यह एडवांस जानकारी थी। अब इसके बारे में हम थोड़ा और समझते हैं, फिर इसे नियंत्रित करने के बारे में बात करेंगे। संक्रमित पौधों के मलबे में मौजूद स्क्लेरोटिया और माइसिलिया इनोकुलम के दो प्राथमिक स्रोत हैं। फसल के कटाई के समय ये स्क्लेरोटिया जमीन पर गिरते हैं और एक फसल मौसम से दूसरी फसल लगाने तक जीवित रहने की संरचना के रूप में कार्य करते हैं। यह मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। समशीतोष्ण चावल उत्पादन क्षेत्रों में 2 साल तक जीवित रह सकते हैं और समय के साथ खेत में जमा होते जाते हैं। खेतों में पानी की आवाजाही से और सिंचाई स्रोतों के माध्यम से फैलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस रोग की मोटी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है, पर फिर भी कई एडवांस जानकारी इसकी बची है। अगर संपूर्ण चर्चा की जाए तो एक फिल्म बन जाएगी, यानी कि यह वीडियो लगभग 3 से 4 घंटों का हो जाएगा। इसलिए अब हम इसके नियंत्रण की चर्चा करेंगे और इस रोग से बचाव कैसे करें, इसके मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, धान की प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। सीड ब्लाइट सिर्फ धान में नहीं, कई अन्य फसलों में भी लगता है, तो हमें फसलों की प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। फसल की रेगुलर निगरानी करते रहना चाहिए और खेत की सफाई करते रहना चाहिए। खरपतवार को नष्ट कर भी रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अधिक उर्वरक प्रयोग से रोग के अनुकूल स्थिति बनने से रोग बढ़ता रहता है। तो पौधों की निश्चित दूरी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि पौधों की जो दूरी है वो निश्चित करनी चाहिए रोपाई के समय। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। लगातार एक प्रकार की फसल नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि हर साल धान लगाना गलत है। फसल की हेराफेरी करते रहना चाहिए। सीड ब्लाइट डिसीज के रासायनिक नियंत्रण की अब हम बात करते हैं। तो सीड ब्लाइट डिसीज के रासायनिक नियंत्रण के लिए कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। एजोक्सोस्ट्रोबिन सहित कई कवकनाशी इस बीमारी पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो कुछ यह कवकनाशी प्रयोग कर आप रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टेक्निकल आपको बताऊंगा जो आप अच्छी कंपनी के लेकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कार्बेंडाजिम, जिसका डोज 1 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार रखना है, और इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर लीटर पानी के अनुसार इसका डोज भी रख सकते हैं। यह 2 टेक्निकल है जो कि सीड ब्लाइट को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस एपिक्सोकोनाजोल जो मिक्सचर टेक्निकल आता है, उसका प्रयोग करके भी आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
इसका जो डोज है वो आपको 300 ml पर एकड़ रखना है। और यह जो फंगिसाइड है यह क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव दोनों तरह से कार्य करता है। क्यूरेटिव प्रोटेक्टिव क्या होता है आगे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा थाइफ्लूजामाइड 24% SC टेक्निकल का जो फंगिसाइड आता है वो भी शीत ब्लाइट के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड माना जाता है। इसे आप 150 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% जो बायर का नेटिवो में आपको देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप स्प्रे करके शीत ब्लाइट को नियंत्रित कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इसका डोज रखना है। तो दोस्तों यह कुछ कवकनाशी दवाइयों के टेक्निकल हैं जो शीत ब्लाइट को नियंत्रित करते हैं। इनको आप क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव यानी उपचारात्मक और सुरक्षात्मक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भी दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी फसल से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको कुछ यूनिक जानकारी दी जाएगी।